एक नए वीडियो के साथ हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। टॉपिक है आज का एनालिसिस ऑफ द एनॉमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी आपने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के विषय में रीडिंग किया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के विषय में रीडिंग किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ उसकी खूबियाँ थी जो मोजले के माध्यम से दी गई। अब बात इस चीज़ की है कि इस पर एनालिसिस करना है, क्या मेंडलीव ने गलती किया था और वो गलती क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सुधारा गया, तो कैसे सुधारा गया, क्या उसका रीजन था, क्यों मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट नहीं की। तो इन्हीं पर आज हमें बात करना है। इस नाते हमने टॉपिक नेम ही रखा कि एनालिसिस ऑफ द एनॉमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या एनॉमलीज थी, उनके विषय में हमें डिस्कशन करना है। फर्स्ट पॉइंट, द फंडामेंटल बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। मतलब कि मेंडलीव ने क्या गलती किया था कि यहाँ पर फंक्शनल प्रॉपर्टीज के तौर पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर फंक्शनल प्रॉपर्टीज इन द सेंस ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन मोजले ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहा नहीं, उस एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर कर दिया जाए। तो पहली कमी जो इसकी देखी गई, द फंडामेंटल बेसिस, जो उसका आधारभूत रूप था फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर। मतलब उसके सेंटर पॉइंट में एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर कर दिया गया, नॉट एटॉमिक मास। हेंस इट इज मोर एक्यूरेट, जिसके कारण इसकी सत्यता बढ़ गई, शुद्धता बढ़ गई। क्योंकि यही चीज़ अगर मेंडलीव ने चेंज कर दिया होता तो शायद है कि आज मोजले की जगह मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ही रीड की जाती। आइसोटोप्स हैव सम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स के कुछ एटॉमिक नंबर होते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दे कैन बी पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर एक शब्द आया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थानिक, माने एक ही स्थान पर रहने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट आप क्लोरीन को ले लीजिए, तो क्लोरीन की विशेषता क्या होती है, 17Cl 35.5, और दूसरा एटॉमिक मास क्या है उसका, 17Cl 37। अब दोनों को एक स्थान पर कैसे रखा जाए, मेंडलीव के पास इसका कोई रीजन नहीं था, ना तो वो सेटिस्फाइड कर पाए। तो यहाँ पर बात की जाती है कि आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिसमें आपने देखा 17Cl 35 भी है और 17Cl 37 भी है। तो ऐसी कंडीशन में उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो एक ही प्लेस पर होना चाहिए। तो उसी चीज़ का ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कि आइसोटोप्स है सेम एटॉमिक नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दे कैन बी पुट एट वन प्लेस, इसलिए वो एक ही स्थान पर रखे जा सकते हैं। जबकि मेंडलीव्स की प्रॉब्लम क्या थी कि 35.5 को एक प्लेस दिया जाए, 37 को दूसरा प्लेस दिया जाए, और संयोग से दोनों क्लोरीन है, दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। तो जब ये समस्थानिक है तो इनको अलग स्थान क्यों दिया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन। इस पर मेंडलीव के पास कोई जवाब नहीं था, और इसी चीज़ का सॉल्यूशंस एटॉमिक नंबर ला करके मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेटिस्फाइड कर दिया। कहा कि अगर इनके एटॉमिक नंबर 17 है दोनों के, तो एक प्लेस पर रखने में क्या प्रॉब्लम है, पहले ही उनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं। तो एटॉमिक मास अलग होने से उसमें केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं, ना कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कोई वृद्धि होती है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज वही होते हैं जो उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो इन द सेम ग्रुप, इस नाते ये सेम ग्रुप में रखे जा सकते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये यूनिक पोजीशन हैज बीन गिवन टू हाइड्रोजन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक यूनिक प्लेस दिया गया। यूनिक प्लेस देने का रीजन क्या था, एसिस का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक वेट 1.008 करके। तो ऐसी कंडीशंस में हम इनको कौन सा प्लेस दें, कैसे दें। लेकिन अगर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की कंपेरिजन देखा जाए तो ये सामान्य तौर पर हैलोजन से भी बिलोंग करते हैं। हैलोजन से बिलोंग करने का मतलब कि हैलोजन्स का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्यों ये फीचर्स इनका दिख रहा है, और अगर ये फीचर्स इनका सही है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बता रही हैं, तो ऐसी कंडीशंस में इनको फर्स्ट ग्रुप में मान्यता दिया जाए या 7th ग्रुप में मान्यता दिया जाए, कहाँ पर इनको रखा जाए, किस तरह से इनको प्लेस किया जाए। तो ऐसी कंडीशंस में जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई उनके लिए यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया
तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये यूनिक पोजीशन हैज बीन गिवन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यूनिक पोजीशन दिया गया और इसमें कहा गया कि इट इज केप्ट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसको बाएं से टॉप लेफ्ट कॉर्नर मतलब बाएं तरफ सबसे उच्च स्थान पर रखा गया, मींस फर्स्ट प्लेस पर रखा गया, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसके चरित्र जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनके गुण हैं, भौतिक और रासायनिक गुण जिनके माध्यम से हम चरित्र निर्माण करते हैं उस एलिमेंट का, वो यूनिक है, अद्वितीय है। द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इज जस्टिफाइड इटसेल्फ बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज लेस देन निकेल। यही चीज फिर वहां पर अगली प्रॉब्लम निकेल और कोबाल्ट के लिए था। निकेल एंड कोबाल्ट की विशेषता क्या थी कि निकेल का सामान्य तौर पर देखा जाए तो एटॉमिक मास कम था और कोबाल्ट का एटॉमिक मास अधिक था। तो ऐसी कंडीशंस में उनके प्लेस पर भी प्रॉब्लम आई, हाइड्रोजन की प्लेस पर प्रॉब्लम आई कि हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में रखें या सेवेंथ ग्रुप में रखें, कहाँ पर रखें, कौन सा उसका प्रॉपर प्लेस होगा। इन सारी चीजों का समाधान मोजले ने निकाल दिया, क्या करके, केवल एटॉमिक मास को हटा करके एटॉमिक नंबर पर ले आए और वही सीक्वेंस उन्होंने बढ़ाते हुए कहा सभी एलिमेंट्स इनके पीरियोडिक टेबल में 1 बाय 1 एटॉमिक नंबर के क्रम में रखे जा सकते हैं। और इस पर उन्होंने जस्टिफाइड आंसर देने की कोशिश की कि जहाँ भी हमारी कोई एनॉमलीज थी, जहाँ भी हमारी कोई डिफिकल्टीज थी, उनका सॉल्यूशंस देने का पूरा प्रयास किया और इस तरह से उनके फीचर्स एक दूसरे से मैच करने लगे। तो वही चीज यहाँ पर भी इसने दिया कि मीन्स कोबाल्ट एंड निकेल इज जस्टिफाइड इटसेल्फ, स्वयं वो जस्टिफाइड हो गए बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज लेस देन निकेल। निकेल से कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लेस है, इसका मतलब पहले कोबाल्ट को स्थान दिया जाए उसके बाद निकेल को दिया जाए। मेंडलीफ ने ये गलती कर दी थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए देखा जाए तो एटॉमिक नंबर ही उनका एक सबसे सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू था जिसके माध्यम से हम एलिमेंट को अरेंज किए पीरियोडिक टेबल में। नाउ आई विल टेक थर्ड पॉइंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अन्य फीचर्स क्या हैं? सम प्रॉपर्टीज शो ए रेगुलर ट्रेंड, कुछ प्रॉपर्टीज उसके हैं जो रेगुलर ट्रेंड में है। रेगुलर ट्रेंड में क्या है? व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, पीरियड से मूव कर सकते हैं, ग्रुपिंग मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब मोजले ने कहा कि भाई मेंडलीफ ने कहा दिया था कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, फर्स्ट ए यहाँ रहेगा तो फर्स्ट बी दूसरी जगह रहेगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेंडलीफ ने किया था। मोजले ने कहा देयर इज नो प्रॉब्लम, जब हम एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो उनके ग्रुप नेम्स क्या हैं, एक सीक्वेंस में काउंट कर लीजिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप अप टू 18 ग्रुप तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है उनको हम बताते हैं किस तरह से आप व्यवस्थित करेंगे। यही चीज पीरियड्स के लिए भी बताया, कहा कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इसको करते जाइए। तो ये तो मेंडलीफ ने भी बताया था, मेंडलीफ ने कोई नई चीज नहीं कहा था। उन्होंने पीरियड्स के विषय में उनका डिसीजन आज भी फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप्स की जो एनॉमलीज थी उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सम प्रॉपर्टीज शो ए रेगुलर ट्रेंड, कुछ इनके रेगुलर ट्रेंड थे। वो क्या थे? व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ की ओर, आर इन ए ग्रुप, या फिर हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। दीज प्रॉपर्टीज आर बैलेंसी, उनकी पहली प्रॉपर्टी क्या आती है जो रेगुलर ट्रेंड में आता है, जिसको हमें रीडिंग करना होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज बैलेंसी, पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने के द्वारा हम ग्रुप को पता कर लेते हैं। लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके पीरियड डिसाइड कर लेते हैं। तो एटॉमिक साइज, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर बैलेंसी आपको समझ में आ रही है तो फिर एटॉमिक साइज को बात करते हैं। फिर मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या मेटलाइट्स हैं। तो इस तरह से तीन ग्रुप में हम पूरे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, उनमें ऑक्साइड्स नेचर क्या है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि आपस में रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। फिर इस तरह से ऑक्साइड्स नेचर क्या है उनका, मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी यहीं से हम स्टार्ट अप कर लेते हैं। इसके साथ
सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सभी फीचर एक के बाद एक हम बीच बीच में स्टडी करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में ये सारी चीज नहीं बताई जा सकती थी। इनके थोड़ा लॉन्ग फीचर्स हैं, वो भी क्लास 10th स्टैंडर्ड में केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है। अदरवाइज इनका जो डिटेल कोर्स की बात की जाए तो 10+2 स्टैंडर्ड में है, फिर ग्रेजुएशन में है, अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रीडिंग करता है। तो कहने का मीन्स ये है कि पीरियाडिक टेबल बहुत छोटी नहीं है, पीरियाडिक टेबल बहुत विस्तृत है। बस ज़रूरत क्या है कि पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पॉइंट जानें, फिर स्पेसिफिक पॉइंट पर बात करते हैं, और स्पेसिफिक पॉइंट से रिसर्च स्कॉलर तक के बच्चे जो रीडिंग करते हैं वो सारी चीज़ें जानने के बाद एटलीस्ट हम पूरा एक करने का मतलब फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और यहीं से फिर जो कार्बन की अधिकता वाले तत्व होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिए जाते हैं। नाउ आई विल टेक 4th पॉइंट। तो अभी स्टार्टिंग पर हम किसको रीड करेंगे, वैलेंसी को। अब वैलेंसी के बाद एटॉमिक साइज, फिर मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज, और लास्ट में नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। इसी में ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल भी आ जाएगा, तो उसको भी हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं वैलेंसी क्या है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी हमारी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, मतलब कि आपस में एटम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, कौन सा उनका फीचर्स है, किस फीचर के कारण जुड़ते हैं। ऑफ एन एलिमेंट टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब इसके साथ साथ फिर हम आगे देखते हैं कि नोबल गैस क्या होते हैं, या अदर एलिमेंट से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ करके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, किस प्रॉपर्टी के द्वारा बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेन प्रॉपर्टीज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें रिएक्शंस रीडिंग किया जाता है। तो ये वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिफाइन की जा सकती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये किस पर डिपेंड करता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर बताया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की भूमिका सबसे अहम होती है। इसी के द्वारा हम ग्रुप डिसाइड करते हैं, और ये कितने सेलों में जा करके कॉन्फ़िगरेट हो रहा है, मतलब कि एटॉमिक नंबर कितने भागों में तोड़ा जा रहा है, और जितने भागों में तोड़ा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग पीरियड डिसाइड कर लेते हैं। तो जहाँ पर हमें नंबर ऑफ पीरियड्स 1 to 7 है, तो कौन से पीरियड में तत्व होना चाहिए, इसकी क्या पोजीशंस है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ डिटेल स्टडी कर सकते हैं। प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके सबसे अंतिम कोष में इनकी संख्या होती है, उसी को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, मान लीजिए कि ग्रुप 1, 2, 13 एंड 14 की बात है, क्योंकि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 and 2 की बात जब आती है तो 1 and 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डायरेक्ट उसके ग्रुप को बता देते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ 3 आ गया तो 3 को हम किसके द्वारा ग्रुप डिसाइड करते हैं, उसमें 10 एडिशनल ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से ग्रुप निकालेंगे। तो 10 + 3 13 ग्रुप हो जाएगा, 4 होगा तो 10 + 4 14 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद केमिस्ट्री का रीजन है जो रिएक्शन करते हैं कि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात अगर करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 तक शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे को लूज और गेन कर सकते हैं, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन पर एक बार वो सोचने के लिए विवश हो जाते हैं, और ये आउटर मोस्ट सेल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही होती है क्रिया। तो ऐसी कंडीशंस में 4 तत्वों में भी पॉसिबल होता है कॉम्प्लेक्स चार्ट बना लेते हैं, लेकिन जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को लूज नहीं करना चाहता, वो गेन करना चाहता सदैव। तो जिसके कारण हमारी वहाँ वैलेंसी फिर एक्सचेंज हो जाती है। कहने का मतलब 1, 2, 3 तक बढ़ते हैं, और 3 तक बढ़ने के बाद आप देखते हैं सामान्य तौर पर सॉरी कि कभी भी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है। तो जब 4 नहीं होती है, जैसे कार्बन है तो वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने लगते हैं। कार्बन की 4 की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में वो हाइड्रोजन को जोड़ करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। तो कहने का मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ करके CH4 मेथेन बना लिया। तो इसी तरह की जो वहाँ पर एक अलग ब्रांच हमारी डेवलप होने लगती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चली जाती है। इसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन होने पर
क्या पोजीशन आती है कि अब हम लूज नहीं करना चाहते इलेक्ट्रॉन को, हम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो गेन करने में इलेक्ट्रोवैलेंट क्या करता है कि ऐसे एलिमेंट्स को तलाशना होगा जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। तो 3 इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वो अगले को स्वेच्छा से दे देगा। तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, हमारे पास 5 ही है, 5 और 3 मिलकर के 8 हो जाएंगे, तो हाफ स्टेइंग पोजीशंस हो जाएगा। यही तो बोरबरी प्लान ने बताया कि हाफ स्टेइंग पोजीशंस में हम सुटेबल कंडीशंस फॉलो अप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो ये सिद्धांत है वही चीज़ ये कहना चाह रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल द ग्रुप 1, 2, 13 एंड 14, 13 एंड 14 का मतलब आउटर मोस्ट सेल का 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 के बाद 5 वाला इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, वो गेन करना शुरू कर देगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे कि वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेयर एज फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15 onwards बैलेंस इज इक्वल टू 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब कि जब हमारे पास लास्ट सेल में 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो डायरेक्ट हम ग्रुप बता देते हैं। 3 होता है, 10 को ऐड कर देते हैं, 10 + 3 13 हो गया, 4 हुआ, 10 + 4 14 हो गया। लेकिन जब 15 की बात आती है तो हमारी दूसरी प्रोसेस यहाँ पर एडॉप्ट हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, ग्रुप 15 ऑनवर्ड्स वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। अब मान लीजिए 5 हुआ तो 8 - 5 3 हो जाएगा। और इस कंडीशंस में क्या था, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट काउंट कर दे रहे थे। तो डायरेक्ट काउंट कर देने का मतलब कि अगर 1 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी +1 या -1 हो गई। ऐसी कंडीशंस में +1 की बात जहाँ पर आती है वो मेटल्स हो जाते हैं, जहाँ -1 की बात आती है वो नॉन मेटल्स हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस जो हमारी बनती है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स को फाइंड आउट करने के लिए होती है। और दोनों का जस्टिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बहुत अच्छे ढंग से दिया है। तो अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं, नाउ thus we get in a group outermost इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। और ऐसी कंडीशंस में जब भी हमें किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को कॉन्फ़िगरेट करना होता है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल की कंडीशंस वही बोरबरी प्लान वाली थ्योरी अडॉप्ट करते हैं कि वहाँ 2n² को पुट कर देते हैं। तो 2n² को पुट करने का मतलब कि फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। अगर हम पांचवें की बात करते हैं तो 5 का वर्ग माने 25 × 50 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई भी कोष जल्दी सक्षम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 32 के बाद पुनः हमें 8, 18 वाला स्टेप बैठाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक कंफर्म बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बताने की कोशिश करता है। और ये सभी एलिमेंट्स के लिए एक ही प्रोसीजर पर स्टार्टअप किया जाता है। सो ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंसी। इसके कारण इन सभी के जितने तत्वों की बात की जाए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का एक दूसरे से बहुत नज़दीक संबंध होता है। द वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 और इस तरह से वैलेंसी 1 से 4 तक इंक्रीज करती है टिल ग्रुप 14, जिसे हम ग्रुप नंबर 14 तक काउंट कर सकते हैं। एंड देन डिक्रीजेज टू 0 फ्रॉम ग्रुप 15 to 18। कहने का मतलब कि जो लास्ट में 18 ग्रुप पर जाएगी तो वहाँ उसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस नाते कि जब वो 5 से 3 हुआ, 6 पर 2 हुआ, 7 पर 1 हो गया और लास्ट 8 पर आएगा तो 8 - 8 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 8 - 8 0 हो जाएगा, जिसके कारण वो 0 ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। इनर्ट गैसेज है आप कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक बैलेंसेबल स्केल बहुत अच्छी तरह से बड़े सावधानी से मोजले महोदय ने प्रस्तुत किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी के कारण सक्सेसफुल रहा। अब अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद जो वैलेंसी हमारी थी, एटॉमिक साइज एंड मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए